हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे चैनल पे। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बायोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि सीजीएल में आपके काम आ जाए। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को कैसे तैयारी करनी है, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपको क्या टारगेट फॉलो करने चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का। ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या है, दो वर्ड हैं, एक है ब्रीदिंग, एक है रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देखो अंतर क्या है। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल सा होता है, जब मैं बात करता हूँ कि भाई सिंपल सा कि मैंने क्या करा, एयर इन करा, एयर आउट करा, तो वो ब्रीदिंग कहलाता है। या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल आपने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ा, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ऑक्सीजन इन करा, वो क्या कहते हैं, चेस्ट में लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में गया, फिर ब्लड में वो फ्लो करता हुआ सेल तक पहुंचा। सेल ने उस एनर्जी को, मतलब जो सेल था उसने उस ऑक्सीजन को यूज करा एनर्जी बनाने में। एनर्जी रिलीज हुई, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हुई। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से ब्लड में छोड़ा गया, फिर ब्लड से बॉडी के बाहर अपने लंग्स के थ्रू भेजा गया। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूंगा, तो ये कहलाएगा क्या, रेस्पिरेशन। मतलब अगर आप डिटेल में बात करते हो तो रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में बस ये कह देते हो कि ब्रीद इन कर रहे हो और ब्रीद आउट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए आपको रेस्पिरेशन में क्या याद रखना है। आपको रेस्पिरेशन होता क्या है, ये एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो इसके अंदर होता क्या है, जैसे हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा कि आप कोई सा भी खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमें वहां से ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो फूड है ये हमारा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कहाँ तक पहुंच गया था, सेल तक पहुंच गया था। किस प्रोसेस के थ्रू, एसिमिलेशन के थ्रू हमने पढ़ा था। तो ये फूड जो है, इस फूड के साथ में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है जो हम एयर से ले रहे हैं, जो लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच रही है और फिर हर एक सेल तक पहुंच रही है। सेल में ये फूड और ये ऑक्सीजन जो होते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक साथ बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद जो बनता है वो क्या है, जब फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, तो सेल में ये दोनों बाइंड होकर एक रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो एनर्जी जो है ये क्या होती है। अब देखिए रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। रेस्पिरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को या किसी की भी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या होता है, सांस लेने के थ्रू ही क्या होती है, वो एनर्जी बनती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि रेस्पिरेशन हुई और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। यहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट कब किसे कहा जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी में हर एक चीज वेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो क्या है, यूजलेस है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, कब हम किसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। अब इसमें हम बात करते हैं, हम एटीपी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपको एटीपी की डेफिनेशन भी, मतलब जो आपकी एटीपी की फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। मतलब एडिनोसाइन प्लस में 3 फॉस्फेट बनते हैं तब एटीपी बनता है। तो ये एटीपी बनता कैसे, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है कि एडीपी होता है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस में इसके साथ में एक सिंगल फॉस्फेट जुड़ता है, जिसकी वजह से 3 एटी फॉस्फेट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो ये एटीपी फॉर्मेशन का क्या है, तरीका है। तो देखिए होता क्या है बॉडी के अंदर, जैसे एनर्जी क्या होती है कि मान लो ये जो एडीपी है और ये फॉस्फेट, एडीपी भी सेल में प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट भी सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, यहाँ पर आपका एडीपी भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्लस में फॉस्फेट भी प्रेजेंट है।
जब ये रिएक्शन होती है फूड प्लस ऑक्सीजन की, ठीक है, तो रिएक्शन होने पे क्या होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी डेवलप होती है। ये मान लो किसकी तरह है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर में स्टोर कर लेते हैं ना। तो इन्वर्टर क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है। तो ये भी एक तरीके का इन्वर्टर है। तो ये क्या करता है, इस एनर्जी जो रिलीज हुई इस रिएक्शन से उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जैसे ही ये स्टोर करता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, एटीपी में। ठीक है। अब इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर जैसे ही लाइट चली जाती है तो आपको बिजली देती है, यानी एनर्जी देती है वापस। तो उसी तरीके से जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी को तो तब भी एनर्जी चाहिए होती है। तो तब क्या करता है, ये एटीपी वापस क्या होता है, एडीपी प्लस में सिंगल फॉस्फेट में टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या करता है, यहाँ से ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। क्लियर है। ठीक। तो आपको पता चल गया, यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि एडीपी प्लस में फॉस्फेट होता है। इसको जब हम जोड़ते हैं, जब ये जुड़ता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को यूज कर लेता है। एनर्जी को यूज करने के बाद ये बन जाता है एटीपी में, जिसके अंदर क्या रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है। आगे जाकर अगर हम इसे तोड़ते हैं या हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ये वापस एटीपी एडीपी में और प्लस में सिंगल फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होते हैं उसके टाइप क्या है। एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल, एरो का मतलब होता है एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस में अगर कोई भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सा भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। देखिए ये एक लंबी सी क्या होती है, रिएक्शन होती है, लेकिन मैंने इसको आपको काफी छोटा करके बता दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सेल है ना, यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। ठीक है। ग्लूकोज सेल के अंदर जब जाता है तो ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। ये टर्म आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ होता क्या है। ग्लूकोज जो होता है ना वो पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड में टूटने के बाद वो क्या करता है, माइटो, यहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी देने वाला जो पार्ट है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। फिर पायरुविक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये उस पायरुविक एसिड को चेंज कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और क्या रिलीज कर देता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिसको स्टोर कर लिया जाता है किसमें, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है, छोटा सा बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में। ठीक है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन आपको पूछेंगे। एक क्वेश्चन ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दूसरा, किस सेल के किस पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। इसमें कितनी एटीपी बनती है, इसमें 38 एटीपी बनती है, ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है बस। और एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है उस साइकिल को हम कहते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं। क्लियर है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एन का मतलब हो गया उल्टा, एरोबिक का उल्टा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर मैं कह सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उस टाइम पर जो रेस्पिरेशन होती है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये विदाउट ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या कह देंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। क्लियर है। ठीक। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर,
इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज तो होता ही है। ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जैसे पहले भी हुआ था। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है, इस पायरुविक एसिड को ही किस में चेंज कर दिया जाता है, ये पायरुविक एसिड ही आगे चलकर चेंज हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हमें क्या मिलती है, 2 ATP, 2 ATP हमें मिलती है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए। पहला क्वेश्चन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है फर्मेंटेशन। आपको ये याद रखना है फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो क्या होता है, जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एथेनॉल बनता है, और ये एथेनॉल जो होता है वाइन वगैरह में यूज होता है। तो दो तीन क्वेश्चन इस पे बन गए। फर्मेंटेशन में क्या बनता है, वाइन वगैरह बनती है, ठीक है। फर्मेंटेशन कैसी रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज जो होता है वो एथेनॉल, ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कौन सी जगह पे होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बाहर ही होती है, यानी साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्लियर है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो कई सारे बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है क्या, यीस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारी बॉडी में भी होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का यूज़ करती रहती है। तो जितना हम ब्रीथ इन करके ऑक्सीजन लाते हैं, उतना क्या होता है, एक टाइम बाद जाकर सफिशियंट नहीं होता हमारी मसल्स के लिए, हम थकने लगते हैं। तो उस टाइम पर बॉडी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो हमारी बॉडी होती है या मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। बस उसमें फ़र्क क्या होता है कि ये सेम यहाँ पर ग्लूकोज रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रहेगी, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगा, और वहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को चेंज कर देती है किसमें, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड उस ग्लूकोज को चेंज कर देती है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड के साथ में हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड के साथ में हमें मिल जाता है यहाँ पे 2 ATP। मतलब यहाँ पे भी आपको कितनी एटीपी मिलेगी, 2 ATP मिलेगी, ठीक है। तो इस पे देखो क्वेश्चन क्या आता है, इस पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स क्रैम्प होने लगती है। तो वो क्रैम्प क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी जो होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है, और ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से जो हमारी बॉडी है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हमारी मसल्स क्या होती है, क्रैम्प करने लगती है। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है। अब चलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है। देखिए प्लांट्स में ना 3 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है रूट हेयर के थ्रू, ठीक है। प्लांट में रेस्पिरेशन 3 पार्ट से होता है, एक रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है। तो एक रेस्पिरेशन प्लांट में होता है रूट हेयर से। मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट में इसकी क्या है, हेयर्स है। तो रूट हेयर में क्या होता है, नीचे जो जमीन है, जमीन में सॉइल्स में क्या होती है, एयर प्रेजेंट रहती है। उन एयर में जो ऑक्सीजन होती है, रूट एयर क्या करता है, उन एयर को यूज कर लेता है। दूसरा स्टेम, स्टेम के थ्रू। प्लांट की कुछ स्टेम तो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर वाली स्टेम में क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उस स्टोमेटा स्मॉल पोर के थ्रू प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। या आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जो लकड़ी वाले होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, उनके बीच में इस तरीके से कुछ गैप रहते हैं, निकला हुआ पार्ट थोड़ा सा रहता है जिसमें गड्ढा रहता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिकल। तो ये जो लेंटिकल होते हैं ये स्टेम से प्लांट को रेस्पिरेशन कराने में हेल्प लेते हैं। लेकिन प्लांट का एक्चुअल मेजर हिस्सा जो है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है वो है प्लांट की लीव्स, प्लांट की पत्तियां, ठीक है। प्लांट की पत्तियों में जिस पे से क्वेश्चन पूछता है, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं या प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं।
जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है इन प्लांट के अंदर जाती है और फिर ये सेम प्रोसेस जो अभी हमने आगे पढ़ा उस तरीके के प्रोसेस का यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर टर्म स्टोमेटा याद रखनी है। ठीक है, तो प्लांट्स किससे रेस्पिरेशन लेता है, स्टोमेटा से रेस्पिरेशन लेता है, जो एक स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ पे एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये बहुत बार पेपर में आता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब क्या होता है कि प्लांट कंटिन्यूअसली रूट से पानी लेता रहता है क्योंकि उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, फिजिक्स के थ्रू वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता रहता है। तो जब वो ऊपर चढ़ता रहता है तो हमेशा तो पानी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसको पानी निकालना भी होगा। तो प्लांट क्या करता है, अपनी पत्तियों जो हमारी लीव्स हैं उनके थ्रू ही क्या करता है, वाटर का लॉस करता रहता है, वाटर को निकालता रहता है। तो इस लॉस ऑफ वाटर को हम एक टर्म दे देते हैं, एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, एवेपोरेशन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो आपको टिक करना है किस पे, ट्रांसपिरेशन पे टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो अर्थवॉर्म है उसमें रेस्पिरेशन के लिए उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे में हम लंग्स से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या होती है, उनकी स्किन होती है काफी पतली, बहुत थिन स्किन होती है, जहाँ से ऑक्सीजन जो होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थ वॉर्म में क्या होता है, स्किन के थ्रू वो क्या करता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। उसी तरीके से फिश हो गया, प्रॉन हो गया, झींगा या फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो हो गए, उनके पास क्या रहती है, उनके पास गिल्स रहती है जिससे वो क्या करते हैं, वाटर में जो पानी होता है पानी को छानते हैं और उसके थ्रू जो ऑक्सीजन उन्हें मिलती है उस ऑक्सीजन का वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ग्रास होपर पे या इंसेक्ट्स पे या कॉकरोच पे, कि कॉकरोच हो गया या ग्रास होपर हो गया या कोई इंसेक्ट हो गया, वो किस तरीके से सांस लेते हैं। उनमें क्या होते हैं, उनमें स्पिरेकल्स होते हैं, कहने का मतलब उनकी बॉडी में इस तरीके से होता है, इस तरीके से मान लो ये बॉडी के बाहर है, यहाँ पे इस तरीके से, ये मान लो उसकी बॉडी है किसी कॉकरोच की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या रहते हैं, स्पिरेकल्स रहते हैं। ये स्पिरेकल्स आगे जाकर जुड़ जाते हैं जिनको हम यहाँ पर ट्रैकिया कह देंगे, जैसे हमारे में होती है ट्रैकिया ट्यूब। तो स्पिरेकल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे आप कॉकरोच को देखोगे, कॉकरोच के साइड में क्या होते हैं, ऐसे कई सारे आपको छेद मिलेंगे, उन छेद के थ्रू क्या होता है, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिरेकल्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है काफी बार एग्जाम में, या तो स्पिरेकल्स रह सकता है, ट्रैकिया भी लिखा हुआ रह सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे हम ह्यूमंस हो गए, बर्ड, डॉग, लिजार्ड, ये कैसे सांस लेते हैं। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्रेजेंट होता है लंग्स। लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है एल्वियोलाई, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, अब हम छोटा सा देखते हैं कि हमारे में क्या होता है कि ह्यूमन ब्रीदिंग, मतलब इंसान में ब्रीदिंग कैसे होती है। देखो, हमारे में क्या है, हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर छोड़ते हैं, यही क्या है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या प्रोसेस पूछता है। जैसे मान लो कि मैंने बनाया एक, मैंने यहाँ पर एक लंग्स बनाया, एक ही बनाया, ये दूसरा पार्ट है, जैसे मान लो ये दूसरा लंग्स है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन ये भी आता होगा कि भाई हम पहले सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। हम पहले सांस लेते हैं जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है। ठीक है ना, तो ब्रीदिंग इन में क्या प्रोसेस होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ही आप सांस लेते हो ये एयर अंदर जाती है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि है ना, हम पहले जो हमारी ये लंग्स है इसके साइज को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद ही क्या होती है, अंदर जा सकती है एयर। जैसे ही कैसा है, सक्शन की तरह। अब जैसे मान लो आपके पास एक पिचकारी है, आप पहले पिचकारी के पीछे से क्या करते हो, उसको खींचते हो, सक करते हो, तभी क्या होता है, पानी अंदर जा पाता है।
इसका मतलब पिचकारी के अंदर आप वैक्यूम क्रिएट करते हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हो। उसी तरीके से सबसे पहले क्या होता है, हमारे लंग्स में हम क्या करते हैं, लंग्स को बड़ा करते हैं, तभी क्या होती है, बॉडी के अंदर एयर जा पाती है, जिसको हम ब्रीद इन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही आप सांस लोगे तो आप क्या करोगे, ये फूलेगा तो ये जो होगा लंग्स बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो ये यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। ये डायफ्राम अगर ये फूलेगा तो ये बड़ा होगा, ये इस तरीके से बड़ा होगा, और अगर ये बड़ा होगा लंग्स तो ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रीद इन में क्या प्रोसेस होता है। रिब केज, रिब केज क्या होती है, हमारे चेस्ट में हड्डियां होती है ना, तो इसके यहाँ पर सारी हड्डियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये कह रहा है कि जो रिब केज है, या ये जो केज है, पिंजड़ा है जिसके अंदर लंग्स रखा हुआ है, ये किस तरफ मूव करेगा सांस लेने पे, ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो रहा है साइज। तो केज क्या होगा, बाहर की तरफ, या आप कह सकते हो कि अपवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्या होता है, मूव करता है क्या, रिब केज, ठीक है। और डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तब क्या होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, फिर ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्लड में पहुंचेगी, फिर यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू ही, दोनों में हो रहा है सेम प्रोसेस, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसके अंदर जाती है। अब मान लो पिचकारी में पानी भर गई, अब आप पानी को क्या करते हो, बाहर फेंकने के लिए क्या करते हो, पिचकारी को दोबारा पुश करते हो। तो आप पिचकारी को दोबारा पुश करोगे तभी तो पानी को बाहर फेंक पाओगे, इसका मतलब आपको लंग्स को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंग्स को छोटा करना पड़ेगा। लंग्स को छोटा करने के लिए ये लंग्स जो होगा ये अंदर की तरफ जाएगा, और जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो आपका डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो जब आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या फर्क दिखाई देगा, तो ब्रीद आउट करते टाइम आपका जो रिब केज है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का यहाँ पे मतलब है इनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड का यहाँ पे मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ मूव करेगा। और डायफ्राम जो है आपका वापस पोजीशन पे आएगा, डायफ्राम इसको अंदर की तरफ धकेलने के लिए डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। क्लियर है। तो इस तरीके से ब्रीदिंग इन होता है, ब्रीदिंग आउट होता है। इन पे भी ये पोजीशन जो है, इन पोजीशन पे भी क्या है, क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में पहले, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, मैं पार्ट बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, नाक है, नोज है, नोज के बाद क्या होता है, गैप होता है जिसको हम नसल पैसेज कहते हैं। इस नसल पैसेज के थ्रू क्या होता है, सांस लेते हुए यहाँ पे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस ट्रैकिया के अंदर, ये जैसे मान लो ये हो गया ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जो होता है फिर फर्दर कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, जिसको हम कह देते हैं आगे चलकर क्या, ब्रोंकाई कह देते हैं, या ब्रोंकियोल्स सिंगल को आप कह दोगे। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आगे चलकर क्या होंगे, इस तरीके से और डिवाइड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होते हैं, गुबाड़े जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स, बेलून बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। देखो ये एल्वियोलाई क्या होता है, ये एल्वियोलाई एक गुबाड़े की तरह है, जिसमें आप अगर हवा भरोगे तो ये फूलेगा, एक्सपेंड होगा, जिसके अंदर आप हवा निकालोगे तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है फाइनली कहाँ पहुंचती है, ब्रोक्यूल्स, ये एक छोटा पार्ट है, यहाँ से पहुंचती है क्या, इस एल्वियोलाई में, ठीक है। और इस एल्वियोलाई के पास क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गई, ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पहुंचती है, फिर ये इतनी ही पतली होती है कि ऑक्सीजन यहाँ से पास करके कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, वो क्या करती है, सेम टाइम में, मतलब उसी समय ही ब्लड से कहाँ पहुंच जाती है, एल्वियोलाई में पहुंच जाती है, ठीक है। तो फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन बॉडी के बाहर भेज दी जाती है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर भेज दी जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे लंग्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर एक्चुअल में इन गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो वो क्या है, एल्वियोलाई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि रेस्पिरेशन में बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है।
चलिए, अब इसके अंदर एक छोटा सा टाइप दे रखा है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला गया है ना, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जो होता है ये सेल तक कैसे पहुंचता है। सेल तक पहुंचने के लिए जैसे मान लो ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड में यहाँ पर क्या होती है, आरबीसी होती है। ये एक मान लो इस तरीके की ये एक नाव है, और यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन, जो है क्या, बंदे कई सारे। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये इस नाव पे सवार हो जाते हैं। सवार होने के बाद ये इसको लेकर जाती है, यहाँ आ गई। अब मान लो बंदों को यहाँ उतरना है, सेल इनका घर है, सेल इनका घर है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ उतर के यहाँ चले जाते हैं सेल के पास में। क्लियर है। तो इस आरबीसी में क्या होती है, कुछ सीट होती है बैठने की, जिन पर ही बैठ के जाया जा सकता है। ऑक्सीजन जो होती है इन सीट पर बैठ जाती हैं, और बैठ कर क्या होती हैं, आगे चली जाती है। तो ये जो सीट है, इस सीट को ही हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस सीट को ही हम क्या कहेंगे, इस सीट को हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है क्या, ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। क्या है, ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, रेड कलर, जो क्या है, आयरन से बना हुआ है, आयरन या फिर फेरस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन प्रेजेंट होने की वजह से इस पिगमेंट का कलर क्या होता है, रेड होता है। और इस पिगमेंट का कलर रेड होने की वजह से हमारा ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। ये पिगमेंट जो होता है अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। अटैच करने के बाद इसको क्या करता है, आगे जाकर जहां भी जरूरत होती है वहां पर इन्हें छोड़ देता है। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन जो होता है उनको कैरी कौन करता है, कौन उनको लेकर जाता है, उनको कौन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड ऑफ द सेल। हीमोग्लोबिन का कलर, ये हीमोग्लोबिन है क्या, ये एक पिगमेंट है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, जो रेड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या होता है, एक केस आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि भाई घर के अंदर कोयला वोयला जलाया और अगले दिन क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो मैंने आपको दो चीजें दी, एक तो मैंने आपको दिया लड्डू, एक मैंने आपको दिया रसगुल्ला, ठीक है, और मैंने एक आपको दिया रोटी दी, छोटी सी। ठीक है। तो अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि रोटी और लड्डू में कौन बढ़िया है, तो आप कहोगे लड्डू बढ़िया है। कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ ब्लड को, मतलब क्या होती है ना, सबका एक एफिनिटी होती है, प्यार होता है। तो क्या होता है कि जब ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के बीच में चूज करना पड़ता है, तो वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमेशा अपने साथ, लड्डू को। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपके पास एक लड्डू रखूं और एक रसगुल्ला रखूं, तो आपको क्या पसंद आएगा, आप कहोगे भाई लड्डू तो रोज खाता हूं, मुझे तो रसगुल्ला चाहिए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से ही क्या होता है कि जब हम अपने आसपास कोयला जलाते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर ये जो आरबीसी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ले, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ ले जाना ज़्यादा पसंद करती है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ ले जाती है, तो ऑक्सीजन को तो ले जा नहीं पाएगी। तो ऑक्सीजन ना ले जाने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो मसल्स में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनमें एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हमें पता चल रहा होता है कि भाई मैं मर रहा हूँ, मुझे गेट खोलने की जरूरत है, लेकिन हम खोल नहीं पाते। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, और क्या हो जाती है, धीरे धीरे उस पर्सन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्वेश्चन जो ये पूछता है कि ये क्या है, एक पॉइजनस गैस है। सबसे पहली बात कि कौन सी पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से इस तरीके से मौत हो जाती है, तो वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में उसकी एफिनिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, लगाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड नहीं लेकर जाता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाता है, और धीरे धीरे क्या होती है, जो इंसान है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है। चलिए, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।
अब नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। बाय बाय।